नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। बरसात में तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। डेंगू, लगातार डेंगू के केस दिल्ली एनसीआर में बढ़ते जा रहे हैं। देश के और भी राज्यों में डेंगू केस लगातार बढ़ रहे हैं। गर्मियों के दौरान हर साल लाखों लोग डेंगू की चपेट में आते हैं। ये एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। हर साल ये डेंगू लोगों को गंभीर इस हद तक प्रभावित करता है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। WHO ने इसे गंभीर वायरल संक्रमण क्या करार दिया है। डेंगू की चपेट में आने के बाद लोगों को तेज बुखार, सिर दर्द, थकान, उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डेंगू के दौरान लोगों की प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से कमजोरी शरीर में आ जाती है और थकान महसूस होने लगती है। कुछ लोगों की प्लेटलेट्स काउंट इतनी ज्यादा गिर जाती है कि उन्हें प्लेटलेट्स चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको बता दें, यही वजह है कि डेंगू के समय में प्लेटलेट्स के स्तर को सामान्य रखना बहुत जरूरी होता है। आमतौर से शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होने चाहिए। इनकी संख्या 50,000 के नीचे जाते ही रोगी की जान को खतरा आ जाता है। तो आज अपने प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि डेंगू के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाने ये बुखार जो आपको है ये डेंगू हो गया, कौन से टेस्ट कराना जरूरी होता है जब आपको डेंगू की पुष्टि हो जाए, कितने दिनों तक मेंटेन करने पड़ते हैं आपको प्लेटलेट्स काउंट, और कैसे बचें इस गंभीर बीमारी से, क्या है इसके साइन और सिम्टम्स। ये सारी बातें आज आपको इस प्रोग्राम में बताई जाएंगी। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि देश में डेंगू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के साथ साथ वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। लोगों को बुखार आ रहा है, ठंड दे के बुखार आ रहा है, और कई बार तो ये देखा जा रहा है कि लोगों को मलेरिया, वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं। लगातार ओपीडी में पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि लोगों को एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है। तो इस गंभीर बीमारी से, डेंगू से आपको कैसे बचना है, अपना किस प्रकार से ध्यान रखना है जिससे इस बीमारी से बचा जा सके, क्या साइन और सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, प्रिकॉशंस आपको कौन कौन से बरतने हैं जिससे इस बीमारी से आप बच सकें, अगर किसी को हो गया तो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या करना है, प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर क्या करना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष डीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है नरेश जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले डॉक्टर नरेश, आप मुझको ये बताइए कि लगातार ये देखा जा रहा है कि डेंगू केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डेंगू के केस को लेकर हमने पहले शो कर दिया था जिसमें महत्वपूर्ण बातें बताई थी। ये फिर दर्शकों को बताइए कि आखिरकार डेंगू के बुखार को कैसे पहचाने कि बुखार जो आपको आ रहा है ये डेंगू का बुखार आपको है। दिल्ली और एनसीआर के लोग, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पूरी हमारे हिंदुस्तान के लोग डेंगू से भली भांति परिचित हैं। साल में एक बार आ जाना या 3-4 साल में एक बड़ा झटका लग जाना, ये हम ऑलमोस्ट 2-3 डेकेड्स यानी कि 20-25-30 सालों से देख रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो डेंगू, जैसे ही बरसातें खत्म होती हैं, पानी आसपास जमा हो जाना शुरू हो जाता है, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो खड्डों में हो, वहां मच्छर पैदा होता है और उससे एक ऐसा डेंगू जो कि एक वायरल फीवर है जो कि मच्छरों पे पनपता है और हमें फीमेल मच्छर की काट से होता है। अब आ गई कि एक आम आदमी जिसको नहीं पता मुझे क्या बुखार है तो उसको बुखार होता है। आजकल वायरल फीवर भी अच्छा चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है और इवन हम टाइफाइड की भी देख रहे हैं। एक आम आदमी जिसको तेज बुखार चलता है उसको पता नहीं मुझे क्या है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को कहता हूँ, भाई जो आप एक ही गोली है जो कि आप बहुत ही सेफ है, जिसका नाम पैरासिटामोल है, उसके अलावा फालतू दवाइयां ना खाइएगा। आप सिर्फ पानी ज्यादा पीजिएगा, फल ज्यादा लीजिएगा, अपने उल्टी का ख्याल रखिएगा। और आपका खाली केरोसिन पैरासिटामोल टैबलेट लेने से, जो कि 500 या 650 मिलीग्राम 1 टैबलेट एक अडल्ट में दिन में 3 बार ली जा सकती है, उससे आपका बुखार नहीं उतरता है तो आप सीधा अपने
डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा अपने फैमिली को दिए से, वो दिखेगा। क्योंकि आजकल डेंगू का एक नया टेस्ट आ गया है जिसको कि हम डेंगू NS1 बोलते हैं, वो पहले दिन ही टेस्ट हो जाता है और पहले दिन पता चल जाता है। तो दूसरा जो जनरल है, अगर आपको गले में दर्द है, साथ में जुकाम है, खांसी है, तो आपके डेंगू होने के चांसेस नहीं है, ये वायरस। अगर आपका बुखार बेतुका एक साथ 4-5 चले जा रहा है, करने का नाम लेता, तो चांसेस टाइफाइड के होते हैं। आजकल सुनील चौहान जमाना आ गया है इन्वेस्टिगेशन का। हर मरीज कहता है डॉक्टर मुझे बताओ मुझे है क्या, तो डेंगू पेशेंट डॉक्टर उसका कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हमें प्लेटलेट काउंट दिया जाता है, और डेंगू का स्ट्रेट टेस्ट डेंगू NS1 जो कि काफी सस्ता अवेलेबल है, और हम प्राइवेट लेबोरेटरीज में भी होता है और गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज में भी और हॉस्पिटल्स में भी होता है। उससे हमें एटलीस्ट डायग्नोसिस मिल जाता है। डेंगू के नाम से डरने की जरूरत कतई नहीं है। सिंपल डेंगू 95% केसेस घर बैठ के बिना लंबे चौड़े इलाज के, बिना दवाइयों के और बिना एंटीबायोटिक के, हमारे देश में क्या है, थोड़ा सा बुखार तो बंदा अपने सेल्फ डिस्टेंसिंग करना शुरू कर देता है, सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, मैंने एंटीबायोटिक खा लिया, नथिंग डूइंग, एक पैरासिटामोल, एक मोर। एक चीज में सुनील चौहान आपके दर्शकों को बार बार बताना पसंद करूंगा, द बिगेस्ट ट्रीटमेंट इज वाटर। चाहे आप खाली पानी पियो, चाहे आप नारियल पानी पियो, चाहे आप ORS पानी पियो, चाहे नींबू का पानी, लिम्का, कैंपा, फ्रूटी टाइप चीजें मत। फल लो, संतरा लो, सेब लो, मौसमी लो, माल्टा लो, कीवी लो, पपीता लो, दे ऑल गुड। जैसे से आगे बढ़ेगा मैं और जानकारी दूंगा। तो हमारा उद्देश्य है लोगों की जिंदगी आसान करना। सिर्फ 5% पेशेंट्स होते हैं जिसमें एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसमें कि खून के स्पॉट्स आते हैं, और दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें पेशेंट का बुखार होते ही बीपी इतना डाउन हो जाता है कि मरने का नंबर आ जाता है। वो इन लोगों को हमें अलग निकालना होता है और इनको जल्द हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बाकी 90 to 95% पेशेंट्स अपने आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बता दिया कि क्या साइन और सिम्टम्स हैं, क्योंकि डेंगू के साथ साथ ये देखा जा रहा है बहुत सारे फीवर और भी चल रहे हैं। वायरल फीवर की बात की जाए, टाइफाइड की बात की जाए, मलेरिया की बात की जाए, क्योंकि इस बार दिल्ली में फ्लडिंग बहुत देखी गई थी और अभी बारिश दिल्ली के साथ साथ देश के और राज्यों में हो रही है। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आपने बताया कि NS1 स्ट्रेन टेस्ट कराया जाता है और CBC टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन सर कई बार ये देखा गया कि कुछ पेशेंट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप RT-PCR टेस्ट करा लीजिए, आप चेस्ट का एक्सरे करा लीजिए, आप अपने और भी टेस्ट करा लीजिए, जिससे कुछ अगर लंग्स में पैचेस हैं, कोई परेशानी है तो आगे चलकर निकल कर आएगी। हालांकि ये देखा गया था कि RT-PCR स्टैंडर्ड टेस्ट है और हमने कोविड के टाइम पर बहुत ज्यादा लोगों के किए गए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि और टेस्ट कब रिकमेंड किए जाते हैं और पेशेंट को और टेस्ट कब कराने की जरूरत होती है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें दुनिया जानती है कि RT-PCR टेस्ट सिर्फ कोविड-19 की होता है, और लंग में जो प्रैक्टिस वाली कंडीशन है वो भी मोस्टली कोरोना या कोविड-19 में ही होती है। पर अगर किसी पेशेंट का कोई एल्डरली पेशेंट है जिसको आजकल ये भी बहुत ज्यादा होता है कि पेशेंट को सिर्फ ये बुखार नहीं है, एक यंग पेशेंट है 10 साल का, 15 साल का, 20-25 साल का, कोई टेंशन नहीं है। एक पेशेंट 60 साल का है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जाती है। एक पेशेंट 60 साल का है, 70 साल का है, पहले से डायबिटिक है, पहले से कोई हार्ट डिसीज है, पहले से कोई लंग डिसीज है, पहले से कोई किडनी डिसीज है, पहले से कोई लिवर डिसीज है, HIV है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। इन पेशेंट्स में अगर खुदा ना खालसा बुखार 3 या 5 दिन हो गए, आपने सिंपल टेस्ट करवाई, सब नेगेटिव आ गए, नॉर्मल आई थी, पेशेंट का बुखार फिर भी नहीं उतर रहा थी, तब सवाल आ जाता है कि हम जो कोरोना ऑलमोस्ट एट प्रेजेंट NCR में देखा जाए तो नील तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी वायरस कहीं ना कहीं हो सकता है। उन केसेस में हम फटाफट RT-PCR भी करवाते हैं। मत भूलिए, अभी भी RT-PCR का क्लेश खत्म नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली शहर में, NCR में कोई भी सर्जरी होती है तो उससे पहले हमें RT-PCR आज भी करवाना पड़ता है। किसी को बाहर जाना होता है, विदेश जाना होता है, जॉब ज्वाइन करनी होती है, आज भी RT-PCR खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज उसका कुछ अवशेष रहता भी है और कुछ ये डर भी रहता है कि कहीं वो लौट के ना आ जाए, इसके जो बदली हुई जो स्ट्रेन है कोई ना आ रही हो। आज भी ये समझ लो कि पिछले 1 साल में कम से कम 4 बार मैंने ये दौर आया है कि कहीं दोबारा तो नहीं आने वाला, कहीं दोबारा तो नहीं आने वाला, तो इसका मतलब हम उसको विश्वास नहीं कर सकते। मैं आपको सुनील चौहान तो बता दूं कि जो ये वायरस है ना, ये बहुत ही कहते हैं ना जानलेवा आइटम है, ये बहुत ही सूक्ष्म आइटम है, अपने आप को बदलने की क्षमता बहुत ज्यादा रखती है, एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और जब मानव का यानी कि इंसान का वो वायरस यानी कि कीटाणु का, या वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगस हो,
ये लड़ाई तो मैं सुनील आपको बता दूं, ये चलती ही रहेगी, ये चलती ही रहेगी। उस लड़ाई में हम जीतेंगे या भारत जीतेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। लेकिन सर ये देखा जाए हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं और जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पर ये बीमारियां होती नहीं हैं क्योंकि वो इतनी एडवांस हैं और वहां पर कहते हैं कि कोई भी कंट्री अगर सबसे पहले एडवांस होती है तो वहां की गवर्नमेंट सबसे पहले जो काम करती है वाटर पानी को अच्छा करने के लिए करती है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर आपको पानी आपका प्रदूषित है, आपका खान पान प्रदूषित है तो आपको बहुत सारी बीमारी होंगी और वाटर बोर्न डिजीज डेवलप होने लगती हैं। मत भूलिए सुनील, अमेरिका में भी कोविड-19 आया था, ऑलमोस्ट 2 करोड़ केस डायग्नोज हुए थे, तो वहां भी थोक के भाव मौतें हुई थी। वो यूरोप में भी आया था, इटली में तो सबसे पहले आया था जब उनका प्राइम मिनिस्टर टीवी पर रोया था, भाई क्या हो रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, होगा क्या। तो मत भूलिए, बीमारी ने, कोरोना ने ना अमीर को बख्शा था, ना गरीब को बख्शा था, ना डेवलप को बख्शा था, ना अंडर डेवलप्ड था, ना डेवलपिंग को बख्शा था। तो दैट मींस इसमें कोई शक नहीं है, हमारे देश की प्रायोरिटी, हमारे देश का आज भी सिर्फ 1.2% जीडीपी का हेल्थ एलोकेशन है। विकसित देशों में, अमेरिका में ये 12 to 15% तक है। आप हमारा तो फंडिंग ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और उसके ऊपर जो दूसरी सर्विसेज हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज हैं, जिसमें सीवेज डिस्पोजल हुआ, जिसमें सेफ वाटर आता है, जिसमें सड़कें साफ होना होता है, पोल्यूशन आता है, उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इन इंडिया हेल्थ इज ए वेरी लो प्रायोरिटी। हालांकि हमें लिफ्ट सर्विस देती है गवर्नमेंट, ये अच्छा हो जाएगा, कब होगा, लेकिन आज की तारीख में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर हो रहा है, बट ए लॉट मोर नीड्स टू बी डन। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन सर अगला सवाल मेरा सर आपसे, आपने कहा कि पैरासिटामोल और इस दवाई का हम लोगों ने सेवन बहुत किया कोविड के एरा में और देखा गया डोलो का, क्रोसिन का, पैरासिटामोल ये हर घर में रखी होती है। जब भी बदन दर्द हुआ, बुखार आया तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि एक पैरासिटामोल ले लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितने इंटरवल्स में ये पैरासिटामोल को लेना चाहिए और अगर आपका टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहा है स्पंज बाथ के बाद, पैरासिटामोल के बाद, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत कब है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, इफ द फीवर इज हाई ग्रेड, चाहे वो चिल्स यानी कि ठंड दे के आता है, मोस्टली जो अगर ये डेंगू टाइप होता है इसमें बोन पेन बहुत होता है, तो हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, हड्डियों को बहुत तोड़ता है। साथ में पेशेंट को लगेगा मेरी आंखों के पीछे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द कर रहा है। तो नॉर्मली स्पीकिंग एक अडल्ट में जो कि 50-60 साल का आदमी है, उसको इक्विवेलेंट ऑफ 650 मिलीग्राम क्रोसिन या पैरासिटामोल दी जा सकती है। एंड लेट मी टेल यू सुनील चौहान, पैरासिटामोल एक ही ऐसी दवाई है जिसको कि हम ओटीसी दवाई कहते हैं, जो कि ओवर द काउंटर मरीज अमेरिका टाइप विकसित देश में भी आसानी से ले सकता है। लेकिन सर इसको 8 आवर्स के इंटरवल में लेना चाहिए। 6 to 8 आवर्स। ये कोई हार्मफुल नहीं होती है, कभी भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो डेंगू में प्लेटलेट काउंट डाउन चली जाती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पेशेंट का इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेन रिलीवर्स कि मैंने ब्रूफेन खा लीजिए, मैंने डाइक्लोफेनाक खा ली, उससे बुखार उतर गया मेरा, ये गलत है। फर्स्ट चॉइस इज ऑलवेज ओनली पैरासिटामोल। सेकंड, डॉक्टर की देख रेख के नीचे मेफेनेमिक एसिड, जिसको कि मेफ्टाल पोर्ट नाम की गोली बोलते हैं, वो ली जा सकती है। इवन न्यूसिलाइड, इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक, ये ऐसे पेन रिलीवर एजेंट्स हैं जो जल्दी बुखार उतार भी देते हैं, लेकिन इससे प्लेटलेट काउंट गिरने का डर बहुत ज्यादा होता है। तो आई वुड रिकमेंड डू नॉट ट्राई टू टेक इनडिस्क्रिमिनेटली एनी पेन रिलीवर्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो हमारे देश में बड़ी इजिली बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, जो केमिस्ट शॉप से आके अपने आप ले लेते हैं, ये गलत है। डू नॉट टेक। सिर्फ मैंने एक ही बात कही है, पैरासिटामोल, दूसरा पानी का इस्तेमाल, तीसरा फलों का इस्तेमाल। अगर उल्टियां शुरू हो गई हैं तो कोई ओंडम सेट्रोन नाम की गोलियां आती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, वो ली जा सकती हैं। और अगर इसके बाद भी अगर पेशेंट ठीक नहीं होता 1-1.5 दिन में, तो दैट इज द टाइम जो पेशेंट हमेशा डॉक्टर के पास जावे, अपना इन्वेस्टिगेशन करवावे और डॉक्टर की देखरेख करे। और जो 2 वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं जो कि जानलेवा हो सकती हैं, डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम और डेंगू शॉक सिंड्रोम, उनमें क्या होता है, डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम में क्या होगा, पेशेंट को कहीं ना कहीं ब्लड स्पॉट आना शुरू हो जाएंगे। आंख पे ब्लड स्पॉट आ गया, चमड़ी पे ब्लड स्पॉट आ गया, कोई पेटिकल रैश आ गया, कोई टट्टी पॉटी में खून आ गया। अगर जो पेशेंट थोड़े से खराब हुए होते हैं, उनको हम देखते हैं यूरिन में या किडनी में कहीं ब्लड आ गया, लिवर में कहीं ब्लड आ गया, ब्रेन में कहीं ब्लड आ गया,
दे आर ऑल डेंजर केसेस, या प्लेटलेट काउंट जो आपने अभी सवाल पूछा नहीं है लेकिन मैं पहले ही बता दूं, लोग बहुत डरते हैं। नॉर्मली ये 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होती है, लेकिन जब काउंट 10-20 हजार से नीचे जाना शुरू हो जाती है या सबसे बड़ा सिम्टम पेशेंट की जनरल कंडीशन खराब है, पेशेंट बेचारा डिहाइड्रेशन लगता है, पानी नहीं पी पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, उल्टियां कर रहा है, दैट इज द टाइम पेशेंट को बेझिझक हॉस्पिटलाइज कर है। अक्सर हॉस्पिटल वालों की शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब पेशेंट वापस इतना लेट आता है कि उसके बाद तो थोड़ा मल्टी ऑर्गन फेलियर की तैयारी हो जाती है, दिल भी फेल होने वाला है, ब्रेन भी फेल होने वाला है, किडनी फेल हो गया, तब जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो दूसरी वैरायटी मैंने बताया आपको, डेंगू शॉक सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, पहले 5-6 दिन बुखार बड़ा तेज चलता है, फिर रोज होकर बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही बुखार ठीक होगा पेशेंट एकदम डाउन का मतलब ब्लड प्रेशर बहुत में ड्रॉप कर गया, 60-40 पे आ गया, पेशेंट से उठा ही नहीं जाता, पेशेंट खड़ा ही नहीं हो पाता, कोलैप्स होने लग जाता है। दैट इज द टाइम पेशेंट को एकदम हॉस्पिटलाइज किया जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बार बार कह रहा हूं मैं, अगर बुखार शुरू होने के 4-5 दिन बाद पेशेंट की हालत इसमें या तो ब्लीडिंग स्पॉट्स, या जनरल कंडीशन पुअर, या प्लेटलेट काउंट कम होना, या ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाना, पेशेंट का कोलैप्स होने से जाना, दैट इज द टाइम रश द पेशेंट टू द इमीडिएट आईसीयू किया जाए, वही उसके लिए जानलेवा हो सकती है। वहां उसको बिल्कुल सीवियर कंडीशन में आईसीयू में एडमिट होना बेहद जरूरी है, वो क्योंकि डॉक्टर की देखरेख होना पल पल कुछ आवर्स में बेहद जरूरी होती है, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सर अब मेरा अगला सवाल सर इसमें ही है कि आखिरकार पेशेंट के प्लेटलेट्स काउंट कम क्यों हो जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं बता दूं आपको, जो हर बुखार में, किसी भी बुखार में, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड हो, या कोई भी क्रोनिक बुखार हो, उसमें प्लेटलेट काफी कम होती हैं। लेकिन डेंगू फीवर एक स्पेशल फीवर है जिसका जो वायरस होता है उसमें प्लेटलेट का संभव कुछ एंजाइम्स ऐसे निकलते हैं वायरस से कि वो उसको टॉक्सिकली कम कर देते हैं। और जो प्लेटलेट है, जो हमारे खून का एक ऐसा अंग है जो खून को जमाने से ताल्लुक रखता है। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट कम हो जाए, इसके अलावा जिसमें हम आम जुबान में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होता है, और साथ में जो उसका जो ल्यूकोपिनिया यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी नॉर्मली 4 से 10 ज्यादा होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो एक तरह से हमारी जो खून में जो बीमारी से लड़ने की क्षमता एकदम ड्रॉप हो जाती है। तो आपका ये पूछना क्या होता है, ये तो सब इम्यूनोलॉजी बहुत ही मुश्किल लंबे सवाल हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि पेशेंट के अंदर से इम्यूनिटी ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाती है, उसमें जान नहीं जाती। उससे क्या होता है कि हमारा खून भी नहीं जमता, हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। अगर वो साधारणतया ये चीजें वायरल कंडीशन है, ये अपने आप ठीक करती है। लेकिन अगर ये अपने आप ठीक नहीं होती, तो अगर खून आपके ब्रेन में आना शुरू हो गया तो स्ट्रोक आने का डर रहेगा, खून आपकी किडनी में आ गया तो किडनी फेल होने का डर रहेगा, लिवर में आ गया तो उसका डर रहेगा, आपके अगर दिल में आ गया तो दिल फेले में जाएगा। इसको जो अल्टीमेटली पेशेंट्स हताश होते हैं, जो जीवन खो बैठते हैं, उसका कारण होता है कि एक ही टाइम पे ये भी फेल, हार्ट भी फेल, ब्रेन भी फेल, किडनी भी फेल, लिवर भी फेल। तो उस टाइम पेशेंट को बचाना मुश्किल होता है। लेकिन आजकल हमारे देश में काफी हेल्थ एजुकेशन की वजह से और जैसे टीवी मीडिया की वजह से लोग काफी जागरूक हैं। तो मैं बार बार उनको एक ही बात कहना पसंद करूंगा, पहला बात घबराइएगा नहीं, पानी का इंतजाम अच्छा करिएगा। अगर मुझसे कोई पूछे, कोई एक जवाब, कोई एक इलाज जो जल्दी ठीक करेगा, उसका नाम है सिंपल वाटर। अगर पेशेंट पहले दिन से ही पानी अच्छा पी रहा है, ऑलमोस्ट एक अडल्ट आदमी अप टू 3 to 4 लीटर्स पानी पीता है किसी फॉर्म में और अपनी उल्टी कंट्रोल रखता है, तो पेशेंट ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं। अगर पहले दिन से ही पेशेंट की जनरल कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है, तो चौथे 5वें दिन में तो बहुत ही बुरा है। ठीक है सर, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से समझा दी होंगी और हमारा दर्शक जो देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, वो बहुत महत्वपूर्ण बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि डेंगू का केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू कहीं ना कहीं कई घरों में बहुत सारी परेशानियों को क्रिएट भी कर रहा है। अगला सवाल सर मेरा सर आपसे ये है, अगर किसी को डेंगू हो गया और उसको दूसरा या तीसरा दिन है, पेरेंट्स उसके घर देखरेख कर रहे हैं, घर वाले उसको देखरेख कर रहे हैं, तो उस पेशेंट की देखरेख किस प्रकार से करनी है? सवाल सर सिंपली ये है कि जिस किसी को डेंगू टेस्ट पॉजिटिव है तो उनकी देखरेख किस प्रकार से करनी है, डाइट चार्ट किस प्रकार से होना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं जैसे कि पहले ही कहा है, अप टू 90% ऑफ कंफर्म केसेस ऑफ डेंगू जिनको कोई दूसरी कॉमोर्बिडिटी नहीं है, दूसरी कॉमोर्बिडिटी का मतलब उनको कोई लंग फेलियर नहीं है, उनको डायबिटीज नहीं है, उनको हाइपरटेंशन नहीं है, उनको हार्ट सर्जरी हुआ, उनको किडनी फेलियर नहीं है, जो सिंपल पेशेंट है,
मैं कहता हूं अगर वो पहले उनसे देखभाल में जो पहला पॉइंट मैं बता चुका हूं, रेगुलर इनटेक ऑफ वाटर। मैं सुन लिए शब्द दोहरा रहा हूं, पानी को लेना है तो छोटी छोटी मात्रा बार बार लो, आपके मिट्टी के चांसेस कम होंगे। पानी में नारियल पानी भी ले सकते हो, नींबू का पानी भी ले सकते हो, आप ओआरएस का पानी भी ले सकते हो, और प्लेन वाटर। लेकिन सर लेकिन ये बात आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जितना हम लोग तरल पदार्थ का सेवन करेंगे उतना इस बीमारी से दूर रहेंगे। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, किसी को कोई परेशानी है, ज्यादा ठंडा नहीं ले सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किसी अस्थमेटिक को भी आप नारियल पानी के लिए रिकमेंड करते हैं? हम वैसे भी सुनील, हम अस्थमेटिक को नारियल पानी और नींबू पानी मना नहीं करता, ये तो लोगों ने अपने देसी हिसाब बनाए हुए हैं। इट इज अलाउड, इट इज ओनली व्हेन द पेशेंट इज डायबिटिक, तो उसको आप ओआरएस वगैरह या मीठा पानी नहीं दे सकते। पानी का इंटेक मैंने कहा इस्तेमाल किया, पहला वर्ड इस्तेमाल किया प्लेन वाटर, दूसरा किया नींबू पानी। वो अस्थमेटिक को भी दे सकते हो, नारियल पानी दे सकते हो। ये तो लोगों ने अपने वहम पाले हुए हैं जो इतना बढ़ जाते हैं, लोगों के कल्चरल बिलीफ होते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, नींबू से एलर्जी है, दैट इज हार्डली टू 0.01%, 1000 लोगों में एक अधिक होती है, पर उस चक्कर में लाखों लोग बचाए ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। आप जानते हैं कि हमारे देश में दूसरा प्रभाव भी चलता रहता है, जो देसी प्रभाव है, और जो उनको मैं उस पर में बात नहीं करूंगा, लेकिन मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के हिसाब से वाटर इन एनी फॉर्म, मैंने एयरेटेड ड्रिंक्स मना किए हैं। एयरेटेड ड्रिंक्स मीन लिम्का, कैंपा, ये मना किए हैं। आप सबसे अच्छा इलाज है आप पानी अच्छा लीजिएगा, फलों का सेवन करते रहो, कोई सिट्रस फ्रूट्स, कोई संतरा, मौसमी, कीनू, ये सब, माल्टा, ये सब अच्छे हैं। दूसरा मैं एक बात अवश्य बताना पड़ूंगा, जैसे डेंगू का नाम आता है, लोग 1000 किलो का 1000 रुपए का किलो बकरी का दूध होता है वो पीना शुरू कर देंगे, तो पपीते के पत्ते पीना लेना शुरू कर देंगे, लोग लोहे का जूस। ये सिर्फ कल्चरल बिलीफ हैं, इनका कोई साइंटिफिक या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में कोई पक्का ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी बिना से तो पानी जरूरी है। एनी फ्रूट इज गुड, क्या वर्ड यूज किया मैंने, एनी फ्रूट, एनी सिट्रस फ्रूट इज, और आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड, क्योंकि इसके दूसरे अच्छे इलाज है ही नहीं। प्लेटलेट काउंट अपने आप उठती है। अब शरीर में हमें न्यूट्रिशन चाहिए, मोर इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन। मैं कुछ ना कुछ खाने को लेता हूँ, मैं पपीते के पत्ते तो खाए जा रहा हूँ, और ना मैं पानी पी रहा हूँ, ना मैं फ्रूट्स ले रहा हूँ, और ना मैं खाना खा रहा हूँ, तो दैट इज बाउंड टू अस। तो मैंने इन बातों को, जो हमारी गलत भावनाएं, जो भूमिकाएं समाज में फैली हुई हैं, आज के नहीं 20-25 सालों से फैली हुई हैं, वो जाती नहीं है आसानी से। तो हमारे आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम आगाह करना पसंद करेंगे। मोर इम्पोर्टेंट इज वाटर, सेकंड इज फ्रूट्स, थर्ड इज नॉर्मल खाना, जिसमें आप खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए। मतलब बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करना बेहद जरूरी है। और दूसरा आपने इसमें बोला कि सिट्रिक फ्रूट्स में अगर आप सिट्रिक लेते हैं तो बेहद जरूरी है। सर इसमें एक सवाल और निकल कर आता है, आपने बता दिया कि जिनको पहले से ही कोई क्रोनिक डिजीज है, डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, कोई बीमारी है, तो उनको अपनी देखरेख करनी है क्योंकि उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो फाइटस जो अंदर है उनके अंदर, तो अगर महिला पॉजिटिव हो जाती है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसके बच्चे को बचाने के लिए जो डेंगू से पीड़ित ना हो क्या करना है, और उस महिला के लिए डेंगू से पॉजिटिव होना कितना हानिकारक है? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ वुमेन इन लास्ट 25 इयर्स जो प्रेग्नेंट थी, उनको हम नॉर्मली मैनेज करते हैं। मैंने पहले ही मना किया कि पैरासिटामोल के अलावा दूसरी गोलियां ना दी जाए, अनडिजायरेबल एंटीबायोटिक ली जाए, पानी की अच्छी देखभाल की जाए। एडल्ट वुमन जो उसको अपने को भी देखना है, अपने बच्चे को भी देखना है। एडल्ट और जो प्रेग्नेंट वुमेन के साथ मैंने लैक्टेटिंग वुमन भी कह दिया, जो बच्चे को दूध पिला रही है, उनको भी इंक्लूड कर लिया। इसके लिए आपका पूछना कोई स्पेशल इलाज की या स्पेशल प्रिकॉशन की जरूरत है, तो आंसर इज वी हैव टू मेक हर वेल फास्टर, क्योंकि वो पहले भी सफर कर रही है तो और सफरिंग बढ़ जाती है। तो उसमें भी जवाब एक ही है, अनडिजायरेबल टैबलेट्स ना ली जाएं। वो अगर पेशेंट को, जैसे कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को उल्टियां चलती रहती हैं, अगर उसको लगता है कि पानी पच ही नहीं रहा बिल्कुल, तो शी शुड बी हॉस्पिटलाइज फास्टर, कि इसको वहां के सर पैरामीटर दिए जाए। वहां हॉस्पिटल जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होगा, उसका पेट का अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा, किडनी भी दिख जाएगा, लिवर भी दिख जाएगा, ब्लड काउंट्स, हमें ब्लड काउंट्स को बार बार मॉनिटर करना होता है। वो पेशेंट का हेमाटोक्रिट, प्लेटलेट्स भी और हेमाटोक्रिट को बार बार मॉनिटर करना होता है। अगर प्रीशियस प्रेगनेंसी है, बड़ी मुश्किल से हुई है, क्योंकि आजकल बच्चे बड़ी अचानक बच्चे जो पैदा हो रहे हैं बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, वी आर हैविंग फार लेसर प्रेगनेंसीज, और हर प्रेगनेंसी हमारे लिए बहुत ही कीमती प्रेगनेंसी है। तो अगर पेशेंट का पानी का इंटेक कम रहता है तो कोई बुराई नहीं है पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटलाइज कराना है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको सिर्फ पैरासिटामोल दें और कोई ऐसे टैबलेट्स ना दें जो कि उसके डेवलपिंग एम्ब्रियो पर और उस महिला को कोई इफेक्ट डाले। और साथ ही साथ आपने बताया खासकर जो फीडिंग करा रही है महिलाएं उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि न्यू बॉर्न बेबी, कई बार ये देखा जाता है किसी का बच्चा 4 महीने का है, 5 महीने का है, 6 महीने का है और बच्चा वो कुछ बता नहीं सकता है, 7-8 महीने तक के बच्चे कुछ नहीं बता सकते हैं और उसको डेंगू हो गया, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो पेरेंट्स को किस प्रकार से बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है? क्या बच्चे को आईसीयू में एडमिट कराना जरूरी है? देखिए, बच्चा, छोटा बच्चा अगर वो ब्रेस्ट फेड है तो उसकी आज पहली बात तो मैं बता दूं, जो इन्फेक्शन है डेंगू का वो माँ से बच्चे से दूध पिलाने से नहीं जाता। अगर माँ डेंगू की पेशेंट बन भी जाती है तो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। नंबर 2, जो बच्चे को भी इन्फेक्शन होगा वो भी मॉस्किटो बाइट से ही होगा। मॉस्किटो बाइट अगर आप देखते हैं कि आसपास बड़े मच्छर घूम रहे थे तो चांसेस हैं आप NH1 टेस्ट करवाइए, अगर बच्चे में पॉजिटिव आता है उसका भी सेम इलाज है। तो ब्रेस्ट फेड मदर की प्रॉब्लम में आसान है, जो ब्रेस्ट फेड बच्चा है वो आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग किसी वजह से नहीं मिल रही है तो छोटे बच्चे का भी पैरासिटामोल सिरप दिया जाए और उसके अलावा ओनली मोर वाटर, सिंपल बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पिलाना और ताजा पानी का मतलब रूम टेम्परेचर का पानी, और ठंडा भी ना हो और गर्म की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये दिया जाए तो मोस्टली पेशेंट आसानी से ठीक हो जाते हैं। पर जैसा कि मैंने पहला कहा कि बच्चा अगर 3, 4, 5 महीने का है वो लिस्टलेस हो जाता है, बेसुध हो जाता है, दूध पीना बंद कर देता है, पानी पीना बंद कर देता है, तो दैट इज द टाइम उसमें देर ना की जाए, बच्चे को एकदम हॉस्पिटलाइज करा जाए और उसको IV फीड्स दिए जाए। बिल्कुल। और सर अगर किसी को डेंगू हो गया तो उस पेशेंट को ऐसी कौन सी चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन रखना है? जैसा कि मैंने पहले कहा, सिंपलेस्ट फूड, घर का खाना, ताजा खाना, आप खिचड़ी खाइए, आप दलिया खाइए, आप सादा फुल्का खाइए, आप ताजी दही ले सकते हो, आप फ्रूट्स का सेवन, मैंने बार बार बताया, फ्रूट्स का सेवन अच्छा किया जाए। मना क्या है? मना ऑब्वियसली आप ना खाने की सिचुएशन है, ना खाने की ऐसी इच्छा होगी, आप कोई फ्राइड चीजें मत लीजिएगा, जंक फूड मत लीजिएगा। बाकी मैंने देखा है कि यूजुअली जो डेंगू हम आजकल देख रहे हैं, नॉर्मली 4-5 डेज के अंदर अंदर फीवर डाउन चला जाता है। तब तक पेशेंट को हमें सस्टेन करना है बाय सिंपल फूड, होममेड फूड, लाइट फूड एंड मोर फ्रूट्स। और आपने बताया सर कि मैंडेटरी टेस्ट है वो CBC कराना बेहद जरूरी है। अगर हमें डेंगू, सबसे पहले टेस्ट होगा डेंगू NH1, साथ में CBC। अगर डेंगू NH1 पॉजिटिव आ जाता है तो CBC बार बार करवाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। उसके साथ साथ इम्यून बॉडीज देखी जाती हैं। नॉर्मली हम ऐसे पेशेंट्स में IgG वो IgM एंटीबॉडीज जो देखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है पेशेंट किस दिशा में जा रहा है। अगर एंटीबॉडीज बहुत कम है या नहीं बनी है तो ऑब्वियसली पेशेंट बिगड़ेगा। अगर एंटीबॉडीज अच्छी बन गई है तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। बिल्कुल, ये देखना पड़ता है कि एंटीबॉडीज किस प्रकार से बनी है। अपने प्लेटलेट्स काउंटों को मेंटेन करने के लिए अगर आपको डेंगू हो गया तो हमको क्या करना है? ऐसा क्या करना है जिससे हमारे प्लेटलेट्स काउंट मेंटेन बने रहें? सबसे पहला ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन, पानी की अच्छी खपत मिलनी चाहिए। पेशेंट को पता, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब ये नहीं कि मुझे दिन भर पेशाब आया ही नहीं, मुझे पेशाब सुबह से अच्छा आ रहा है, डार्क कलर नहीं आ रहा, पानी के रंग का है, तो सबसे पहला तो बच गया उसका हाइड्रेशन अच्छा है। दूसरा, मैंने इसलिए आपको फलों का कहा गया है, जो कल्चरल बिलीव्स हैं, जो बकरी का दूध या ग्लोए का जूस या पत्ती के पत्ते, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। एनी फ्रूट, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट बेटर हैं। तो थर्ड पार्ट है गुड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मींस कि मेरा अगर मुझसे ज्यादा नहीं खाना खाया जाता तो हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मैं कुछ ना कुछ खाने पर करूँ। अगर ऐसी कंडीशन हम मेंटेन करते हैं और डिजायरेबल एंटीबायोटिक नहीं देते तो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में नॉर्मली अप टू 90 to 95% पेशेंट्स 5th-6th पे अपना बेहतर लगाए होते हैं। जो 5 to 10% हैं जिनकी जनरल कंडीशन खराब हुई होती है, जो डिहाइड्रेशन में चले जा रहे होते हैं, उनका मुंह से खाना ही बंद हो जाता है, जी सर, कोई कोमोबिलिटी है, उनको, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, इससे पहले कि मरने का नंबर आ जाए और हम अस्पताल शिफ्ट हों, आप
पेशेंट को बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए कि आपने डेंगू के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों ने जाना होगा कि डेंगू से कैसे बचना है, एहतियात किस प्रकार से बरतना है, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे देश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम के माध्यम से डॉक्टर साहब की सारी बातें आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए उन बातों पर अमल करें अगर कोई भी डेंगू से पीड़ित हो गया हो। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।